चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट लेक्चर, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किन किन मेटल्स के लिए काम में आता है? उन मेटल्स के लिए काम में आता है जो लो रिएक्टिविटी या फिर मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं। आज हम उन मेटल्स के बारे में देखेंगे जो हाईली रिएक्टिव रहते हैं। हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो हमें सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। molten salts, molten salts। अब मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, ओके, एल्यूमिनियम, ये ऐसे मेटल्स हैं, मैग्नीशियम भी हो गया, जो सॉल्ट्स की अवस्था में मिलते हैं। तो सॉल्ट्स की अवस्था में मिलते हैं तो यहां पर हम उन्हें गर्म करके मेटल को अलग नहीं कर सकते। जैसे रोस्टिंग में करते थे मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में, कैल्सिनेशन में करते थे मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में, और जब दोनों का प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड से हम उनका रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ या कोक के साथ। कोक मतलब हल्का कोयला, कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, और हमें प्योर मेटल मिलता था। उसमें भी 100% प्योरिटी नहीं होती थी, कुछ इम्प्योरिटीज रहती ही है। हो सकता है 95% प्योर रहे, 5% इम्प्योरिटी रहे, तो वो 5% भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की मेथड से, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ही, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस, उसी मेथड से वो 5% की भी इंप्योरिटी बाहर निकाल सकते हैं। इस केस में हमें मोल्टन NaCl का एक केस देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस का, दूसरा देखना है कॉपर सल्फेट का। पहले मोल्टन NaCl का। तो पहले तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। तो कौन टूट रहा है यहां पर? आयोनिक कंपाउंड टूट रहा है। ये डायग्राम देखिए, क्या दिख रहा है यहां पर? दो रॉड्स लगी हुई, एक रॉड का नाम है कैथोड, एक रॉड का नाम है एनोड। एनोड इस बैटरी के या इलेक्ट्रिक सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को जुड़ा रहता है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल को जुड़ा रहेगा। ये दो इलेक्ट्रोड्स, बहुत बड़ी बड़ी रॉड्स रहेंगी, ये रॉड मतलब इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े रहेंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, और वो डूबे हुए रहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ओके, तो देखिए यहां पर रिएक्शन लिखी हुई है नीचे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ओके, तो यहां पर एट एनोड कौन सी रिएक्शन होगी और एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, यहां ध्यान देंगे। NaCl में Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। निगेटिव वाले को कहा जाता है अनायन, निगेटिव वाला अनायन, पॉजिटिव वाला कटायन। अनायन जाता है एनोड के पास, ऐसे ध्यान में रखेंगे, अनायन जाता है एनोड के पास, तो कटायन जाता है कैथोड के पास। अनायन एनोड के पास, कटायन कैथोड के पास। अनायन अगर निगेटिव वाला है तो एनोड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं? कटायन। कटायन जाता है कैथोड के पास, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होता है निगेटिव वाले के पास।
कटायन पॉजिटिव तो कैथोड निगेटिव टर्मिनल, ध्यान रखेंगे इसको। अनायन निगेटिव, एनोड पॉजिटिव, कटायन पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होंगी वो देखेंगे, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। Cl निगेटिव प्लस Cl निगेटिव क्या बनेगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक Cl निगेटिव, दूसरा Cl निगेटिव। इस Cl निगेटिव का एक इलेक्ट्रॉन निकालो, इस Cl निगेटिव का एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। निगेटिव में से निगेटिव चार्ज निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, एटम। और क्लोरीन एटम की अवस्था में नहीं रहता, क्लोरीन मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, Cl2 की अवस्था में रहता है। अब ये जो रॉड आप देख रहे हैं, यहां पर ढेर सारे Cl निगेटिव जमा हो जाएंगे, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव। और ये जो ग्रे कलर का लिक्विड है वो पिघला हुआ नमक है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। मोल्टन अवस्था मतलब पिघली हुई अवस्था। इसमें से ढेर सारे Cl निगेटिव एनोड की तरफ चिपक जाएंगे। अपना ये जो रिएक्शन लिखी है Cl निगेटिव प्लस, यहां Cl2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू होते हुए इधर साइड आएंगे। ओके, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से होते हुए इस रॉड में आए, किसके पास, कैथोड के पास। तो कैथोड पे, कैथोड की रॉड पे कौन सा चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इधर आए तो यहां पर निगेटिव चार्ज बढ़ा। कैथोड वाली रॉड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, निगेटिव चार्ज बढ़ गया। निगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो इस रॉड से होते हुए इधर आए। अब यहां पर क्या होगा, कैथोड वाली रॉड पर यहां ढेर सारे Na पॉजिटिव जमा होना शुरू हो जाएंगे, ढेर सारे Na पॉजिटिव। और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहां पर, यहां बनेगा ट्वाइस Na सॉलिड अवस्था में। Cl2 तो गैस की अवस्था में बना था और सोडियम सॉलिड अवस्था में। अब अगर यहां पर Cl2 गैस की अवस्था में बन रहा है तो इसका मतलब वो गैस इस चेंबर से बाहर निकल जाएगी, हम उसको अलग से स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl लेक्चर नंबर 6 में बहुत अच्छे से बताया है, वो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इधर साइड से होते हुए इधर आएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव वाले इधर चिपकेंगे। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है, ट्वाइस NaCl, यहां पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करो और रिएक्शन करवाओ। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने से होगी। ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। ये Na कहां से आया, Cl2 कहां से आया, हमने एनोड और कैथोड के केस में देखा है। ठीक है, इसको पहले सेव कर लेंगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल भी स्टडी करते हैं। हो गया, चलिए। सिमिलरली ये रिएक्शन अब हटा देंगे। इसमें देखेंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरीके से रिड्यूस होता है। ओके, एक चीज ध्यान में रखेंगे, जैसे यहां पर मैंने एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सब लिखे हैं ना, एल्यूमिनियम जो है वो इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या करेंगे, Al2O3, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे, ट्वाइस Al अलग प्लस 3/2 O2 अलग। ऑक्सीजन यहां गैस की अवस्था में लिबरेट होगा
और एल्यूमिनियम सॉलिड अवस्था में निकलेगा। ओके, तो एट एनोड 3 O नेगेटिव अपने टोटल 1 का 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे प्लस 3/2 O2। ये 6 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां पर NaCl ना होते हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो O3 ने, ये 3O नेगेटिव ने जो 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि यहां पर हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज नहीं रहता, 2 निगेटिव चार्ज रहता है, तो 2 निगेटिव चार्ज वाला 1 ऑक्सीजन, ऐसे 3 ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन 3/2 O2, यहां से क्लोरीन गैस की जगह ऑक्सीजन गैस निकलेगी, वो 6 इलेक्ट्रॉन इधर साइड आएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Al पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव प्लस Al3 पॉजिटिव, क्या बनेगा? ट्वाइस Al सॉलिड। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में नहीं आएगी, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आएगी नहीं, मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। हो गया? चलिए, अब कुछ मेटल्स जैसे वही जिंक, सम मेटल्स सच एज जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड। अब आपके दिमाग में आ सकता है सिल्वर और गोल्ड कैसे, तो पूरा सेंटेंस जब बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। गोल्ड एक्सेट्रा आर प्यूरिफाइड by electro refining. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यहां ध्यान देंगे। यहां पर एक दूसरी डायग्राम दी हुई है जिसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, यहां पर भी देखिए आपको कैथोड दिख रहा है, एनोड दिख रहा है। यह डायग्राम आपके बुक में दी गई है। अब यहां ध्यान देंगे, यहां कैथोड पहली वाली डायग्राम में राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में एनोड है, और यहां पर राइट साइड में एनोड है, लेफ्ट साइड में कैथोड है। इस सेल को सिर्फ उल्टा करके लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल वाला रहेगा एनोड, निगेटिव टर्मिनल वाला रहेगा कैथोड। आपको सिलेबस में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया हुआ है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कि कैसे हम इम्प्योर कॉपर हमें मिल गया, ठीक है, इम्प्योर कॉपर को हम प्योर कॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, पहले तो ये डायग्राम समझ लीजिए। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है वो है CuSO4 सॉल्यूशन, ब्लू कलर। ब्लू कलर सॉल्यूशन जो इस डायग्राम में दिख रहा है वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4। अब क्या होगा, ये जो रॉड दिख रही है ये रहेगी इंप्योर मेटल वाली, एनोड रहेगा इंप्योर मेटल, कैथोड रहेगा प्योर मेटल। इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाने के बाद, हाँ एक चीज, ये CuSO4 जो है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है, कुछ अमाउंट में थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस में मदद करता है। इंप्योर एनोड यहां से पिघल के यहां नीचे सॉल्यूशन में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा किस अवस्था में, Cu2 पॉजिटिव की अवस्था में, Cu2 पॉजिटिव। और वही दो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल करके कॉपर का बन रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां पर लिखता हूं मैं एट एनोड, एट एनोड, ठीक है। Cu सॉलिड का बन रहा है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रैवल करके कैथोड के पास आएंगे, एट कैथोड। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करके आए और सॉल्यूशन में का Cu2 पॉजिटिव,
ये बन जाएगा CuS, सॉलिड अवस्था का। इस रॉड में से कॉपर के एटम कॉपर के आयन बन के सॉल्यूशन में जाएंगे और ऑलरेडी सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव है वो इस रॉड पर जाके चिपक जाएंगे। आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म होने के बाद कौन सी रॉड का वजन बढ़ेगा और कौन सी रॉड का वजन कम होगा। इस रॉड में से कॉपर के एटम्स यहां नीचे गिर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन में गिर रहे हैं, ओके, और सॉल्यूशन के कॉपर के जो आयंस है वो इस रॉड पर चिपक रहे हैं। तो कौन सी रॉड का साइज बढ़ेगा? आपका आंसर होना चाहिए कैथोड का वजन बढ़ेगा। एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस में जा रहा है, एनोड गलेगा, कैथोड साइज में फैलेगा। एनोड साइज में गलेगा, कैथोड साइज में फैलेगा, मोटा होगा। और जो इंप्यूरिटी है, जैसे 100% में से 95% मान लीजिए या 80% मान लीजिए, 80% है कॉपर और 20% है इंप्यूरिटी, कोई भी इंप्यूरिटी रह सकती है। तो इंप्यूरिटी यहां नीचे जमा हो जाती है, इंप्यूरिटी हेवी रहती है तो नीचे जमा हो जाती है, उसे कहा जाता है एनोड मड। एनोड मड, ये इंप्यूरिटीज जो है इसे कहा जाता है एनोड मड, जो नीचे जमा हो जाता है। तो 80% प्योर मेटल, 20% इंप्यूरिटी, 20% नीचे, 80% मेटल अब इधर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलिए इसको भी सेव कर लेंगे, बहुत काम का ये हो गया। हाँ, एक चीज यहां ध्यान देंगे कि जितने अमाउंट में यहां पर एनोड गलेगा तो उसमें से जो प्योर पोर्शन रहेगा प्योर कॉपर का वो उतना ही यहां पर डिपॉजिट होगा। एक चीज ध्यान में रखेंगे। और इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसको सेव कर लेंगे, जो मैंने अभी बताया वो बस यहां पर लिखा हुआ है। हो गया। चलिए अब बात करते हैं कोरोजन की, जो हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। यहां पर मेटल्स की बात हो रही है तो कोरोजन वैसे भी मेटल्स में होता है। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, क्या कि सिल्वर को जब खुले में रखा जाता है तो सिल्वर रिएक्ट्स विथ सल्फर present in air to form silver sulfide. सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। ब्लैक को ब्लैक इंक में लिखते हैं, ब्लैक कलर। सिल्वर का कलर सबको पता है, सफेद चांदी का कलर। कुछ दिन अगर सिल्वर को वैसा ही रखा जाए तो हवा में प्रेजेंट जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट होके उस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है। वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की। पहला केस। दूसरा, कॉपर। कॉपर को खुले में अगर रखेंगे तो कॉपर रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ग्रीन कलर कोटिंग। उसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, ग्रीन कलर कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट।
कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3, ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाएगी। चांदी को हवा में रखा, खुले में रखा तो सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। कॉपर को हवा में रखा कुछ दिन, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो ग्रीन कलर कोटिंग का कॉपर कार्बोनेट बन रहा है। थोड़ा सा मॉइस्चर भी रिएक्ट होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ प्रोडक्ट में हमको 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो आधा ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन से भी आ सकता है या फिर मॉइस्चर से आ सकता है। तीसरा, आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर, ये जो हमने पहले चैप्टर में देखा था कोरोजन एंड रैंसिडिटी वाले लेक्चर में। आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर एंड एयर, moisture and air to form a rust of Fe3O4. फेरस ऑक्साइड पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखे थे ये। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर बेसिकली मेटल की परत के ऊपर कुछ तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट जो मेटल है वही रिएक्ट हो रहा है और बल्क का मेटल जैसा का वैसा ही रह रहा है। अब बल्क और सरफेस में क्या अंतर है बताता हूं। मान लीजिए ये जो मेरा डिजी बोर्ड है, इसके ऊपर जहां पर मैं हाथ रख सकता हूं वो हो गया सरफेस, और उसके अंदर तो मैं हाथ डाल नहीं सकता, तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हो गए बल्क मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे यहां पर देखिए ये डायग्राम में आयरन नेल्स डली हुई है, लोहे के खिल्ले, तो जो परत है लोहे के मतलब सरफेस पे जो हम हाथ लगा सकते हैं, तो जिन मॉलिक्यूल्स को हम टच कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स, और लोहे के ही मॉलिक्यूल्स जो लोहे के अंदर है उन्हें कहेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स। तो कोरोजन जो है इट इज अ सरफेस फिनोमेना। कोरोजन इज अ सरफेस फिनोमेना। कोरोजन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोहे को जंग लगना। तो कोरोजन मतलब क्या? बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कोरोजन। यहां लिखता हूं, द कन्वर्जन मतलब रिएक्शन ही है ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कोरोजन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहां कार्बोनेट बना है, यहां सल्फाइड बना है, तो वो कोरोजन नहीं है क्या? वो भी कोरोजन के ही एग्जाम्पल्स है। मेटल का सरफेस किसी ना किसी कारण की वजह से खराब होना मतलब ही सिंपल कोरोजन। लेकिन केमिकल टर्म में ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और मेटल्स को चिपकने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है ऑक्सीजन की, इसीलिए हमने ऑक्साइड वर्ड इस्तेमाल किया। इज कॉल्ड कोरोजन। द कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कोरोजन। उसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का बेस्ट एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन कोरोजन में जा रहा है तो उसे बोला जाता है रस्टिंग, जंग लगना। लोहे को जंग लगना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ओके, तो कोरोजन के लिए मेटल का मेटल ऑक्साइड बनने के लिए कौन सी 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है? तो मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कौन सी 2 चीजें, एयर एंड मॉइस्चर। हवा मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर। यहां ध्यान देंगे, ये सेम डायग्राम ऑब्वियसली आपके बुक में होगी। यहां पर देखिए, पहली टेस्ट ट्यूब में सिर्फ पानी है। ओके, पानी है और एयर भी है। एयर मतलब यहां पर ऑक्सीजन, हवा भी है और पानी भी है। दूसरे केस में
पानी है, उसमें लोहे के खिल्ले डाल के रखे हुए, उसके ऊपर तेल है। ओके, अब ये तेल जो है ऊपर की हवा को नीचे तो नहीं आने देगा, ऊपर जो हवा है वो तेल से पास होते हुए पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। तीसरे केस में यहां पर सिर्फ मतलब लोहे के खिल्ले हैं, ऑब्वियस सी बात है, ड्राई एयर है, हवा है, और यहां पर नीचे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है। कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, अनहाइड्रस CaCl2। इसकी कैपेसिटी है कि ये मॉइस्चर को खींच लेता है। मॉइस्चर मतलब नमी, मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब वेपर अवस्था का पानी। पानी तो लिक्विड अवस्था में रहता है, सॉलिड अवस्था के पानी को क्या बोलते हैं? आइस। लिक्विड अवस्था के गैसियस अवस्था के पानी को बोला जाता है वेपर या मॉइस्चर। तो यहां पर जो वाटर वेपर से मॉइस्चर रहेगा, उस हवा के पानी को वो सोख लेता है, खींच लेता है। कौन? अनहाइड्रस CaCl2। यहां पर हवा और पानी दोनों है, यहां सिर्फ पानी है और यहां सिर्फ हवा है, पानी नहीं है। तो तीनों में से कौन से आयरन नेल्स को जंग लगेगा? तो यहां पर ये जो है, यहां पर जंग लगेगा। यहां सिर्फ पानी है, हवा नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। यहां सिर्फ हवा है, मॉइस्चर जो है वो कैल्शियम क्लोराइड ने अपने पास खींच लिया, सोख लिया, यहां पर भी जंग नहीं लगेगा। कौन से खिल्लों को जंग लगेगा? तो ये वाले खिल्लों को जंग लगेगा। तो यहां ध्यान देंगे, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर एंड मॉइस्चर both are required क्या हो रहा है? मॉइस्चर both are required for corrosion. अब कोरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जनरली लोहे को जो जंग लगता है उसकी वजह से हर साल मतलब बहुत सारा लोहा जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोहे के मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जिनमें लोहा इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है या उसकी ऑयलिंग कराई जाती है या उसकी ग्रीजिंग कराई जाती है, उसके ऊपर किसी और चीज़ की परत लगाई जाती है। ओके, आपने देखा होगा कि जो न्यू कंस्ट्रक्शंस रहते हैं तो ऊपर जो छत होती है तो छत के ऊपर सलाखें बाहर निकली हुई रहती हैं। तो पहले लोहे की सलाखें इस्तेमाल करते थे, अभी देखना उसके ऊपर स्टील की परत लगा के लाते हैं। क्यों? ताकि पानी जब बारिश होती है तो वो जो बारिश का पानी है लोहे को जंग ना लगा दे, इसके वजह से उसके ऊपर दूसरे मेटल की परत लगाई जाती है। तो अब हम स्टडी करेंगे वो मेथड्स जिनसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। कोरोजन क्या होता है मैंने बता दिया। कोरोजन के लिए कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है? एयर एंड मॉइस्चर, वो भी बता दिया। लेकिन उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो अभी अपन देखेंगे। पहले इसको सेव कर लेंगे। हो गया? चलिए अब देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए मेटल का रस्टिंग ना हो या फिर मेटल कोरोड ना हो, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगाना, ऑयलिंग ग्रीजिंग, पेंटिंग कर सकते हैं। लोहे के ऊपर हमेशा पेंट मारा जाता है, लोहे के कूलर के ऊपर देखना हमेशा पेंट मारा जाता है। उस पे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बताता हूं। क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, सबके मीनिंग बताता हूं। एनोडाइजिंग और alloy making, alloy making।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एलॉय मेकिंग। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग। ऑयलिंग और ग्रीजिंग जनरली जो मेटल्स इंजन में वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, वो अंदर की परत खराब ना हो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑयलिंग ग्रीजिंग। पेंटिंग बाहरी परत के लिए। गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग। गैल्वनाइजेशन का क्या फुल फॉर्म होता है बताता हूं। galvanization, the covering of steel and iron by a thin layer of zinc is called galvanization। किसे कहेंगे हम गैल्वनाइजेशन? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत लगा दो, मतलब लोहा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लोहे के ऊपर या स्टील के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहा जाता है गैल्वनाइजेशन। तो ये प्रोसेस होती कैसी है? मान लीजिए जिंक को पिघलाते हैं, ओके, लोहा लेंगे, मशीन की मदद से लोहा लेंगे, लोहे की रॉड लेंगे, उसको जिंक में डुबाएंगे, बाहर निकालेंगे, सूखने के लिए भेज देंगे। दूसरा मेटल लेंगे, जिंक पिघलते हुए जिंक में डुबाएंगे, निकाल लेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। इससे क्या होता है, जो लोहा है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है। जिंक की परत अंदर के लोहे को जंग खाने से बचाती है। क्योंकि मान लीजिए ये एक आयरन का बॉक्स है, लोहे का बॉक्स है, तो पहले ये वाली लेयर, अब जितनी भी लेयर्स होंगी आयरन की लेयर, आयरन में जितनी भी लेयर्स होंगी, ठीक है, तो पहली जो परत है वो गायब होगी, मतलब जंग खा के पाउडर बन जाएगी। फिर दूसरी परत गायब होगी, फिर तीसरी परत। तो एक ही साइड से थोड़ी होगा, ऊपर के साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा, इस साइड से भी होगा, और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वो जो लोहा है पूरा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, रस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी लिखाया था कि कोरोजन इज अ सरफेस फिनोमिना। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बॉक्स है समझ लीजिए, तो इसके सरफेस के जो एल्यूमिनियम के एटम्स है वो Al2O3 बना देते, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके ऊपर एक परत बन जाएगी Al2O3 Al2O3 की, पूरी जो परत है वो Al2O3 से कवर हो जाएगी। तो बाहर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा मजबूत है। जी हां, जो एल्यूमिनियम बॉक्स है, एल्यूमिनियम बॉक्स के जो सरफेस है, सरफेस के एटम्स ने बनाया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा मजबूत है, अंदर के एल्यूमिनियम के एटम्स को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। क्या कहा मैंने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंदर के एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। तो यहां पर जहां कोरोजन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का काम कर रही है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं। लोहे के केस में लोहे को जंग लगना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, लेकिन एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जनरली नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम का। कोरोजन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो यहां पर एक चीज मैंने और लिखाई है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलॉय मेकिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या है देखिए, मैंने ऑलरेडी यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है प्रिंटेड वाली। क्रोम प्लेटिंग लेस कॉमनली नोन एज क्रोमियम प्लेटिंग, मतलब क्रोमियम की परत चढ़ाएंगे। क्रोमियम मतलब Cr, is a technique of electroplating a thin layer of chromium on a metal object. A chrome plated part is called chrome or is said to have been chromed. The chromium layer can be decorative, provide corrosion resistance, facilitate cleaning और increase surface hardness. तो ये पॉइंट ध्यान दीजिए, increase surface hardness मतलब किसी मेटल पे अगर आप क्रोमियम की लेयर लगाते हो,
जिंक की लेयर लगाना मतलब गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम की लेयर लगाना मतलब क्रोम प्लेटिंग। और एनोडाइजिंग, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनना मतलब और मजबूत हो जाना। एनोडाइजिंग इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग थिक ऑक्साइड कोटिंग्स यूजुअली ऑन एल्यूमिनियम एंड इट्स alloys. The oxide layer is typically 5 to 30 mm in thickness and is used to give improved surface resistance to wear and corrosion or as decorative layer. अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, किसी सरफेस के ऊपर कोई मेटल है, उस मेटल के ऊपर आपने एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी। अब एल्यूमिनियम की परत क्या करती है, बाहर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट होती है और अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। यही है बेसिकली एनोडाइजिंग। ओके, चलिए फिर आता है एलॉय मेकिंग। तो पहले एलॉय का मतलब क्या है वो समझ लेंगे। किसे कहेंगे हम एलॉय? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस का मतलब क्या है मैं बताता हूं। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, two or more metals or a metal and a non-metal is called alloy. किसे कहेंगे alloy? Homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal is called alloy. अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, दो मेटल पाउडर अवस्था में अगर मिक्स करेंगे तो उसे कहा जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अपने को पता है 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, मिक्सचर दो टाइप के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जब मेटल्स नॉन मेटल शुरू किया था तब मैंने वो पूरा फ्लोचार्ट बनाकर दिखाया था पहले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। मान लीजिए लोहे का पाउडर, पाउडर अवस्था में आयरन आता है, लोहे का पाउडर, और एक दूसरा मेटल जो मैग्नेट को नहीं चिपकता, लोहा मैग्नेट को चिपकता है, दूसरा मेटल पाउडर जो मैग्नेट को नहीं चिपकता, उनका पाउडर हमने मिक्स कर दिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब वहां पे हम मैग्नेट इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, लोहा चिपक जाएगा, दूसरा मेटल नहीं चिपकेगा। यह हो गया पहला केस। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, लोहे का पाउडर और वो जो दूसरा मेटल है वो दोनों को पिघलाएंगे, उनको मेल्ट करेंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से स्टर कर देंगे। अब जो बनेगा उसे कहा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। जब पाउडर अवस्था में दो मेटल को मिक्स किया गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोनों मेटल्स को मेल्ट करके पिघला के मिक्स किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे ही अलॉय बनते हैं। आपने अलॉय व्हील्स ये किसी ना किसी बाइक की एड में डेफिनेटली सुना होगा। तो अलॉय क्या रहता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर। अलग अलग परसेंटेज में मेटल लेकर हम मेटल की प्रॉपर्टीज में छेड़छाड़ कर सकते हैं। अलॉय मेटल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है। अलॉय मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है। सो व्हाट इज अलॉय? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो टेक्निक्स है जिनसे हम कोरोजन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। अलॉय कितने टाइप के रहते हैं और आपके सिलेबस में कौन से हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, इसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले इसको सेव कर लेंगे। हुआ? ठीक है। अब देखेंगे अलॉय कितने टाइप्स के होते हैं। उससे पहले एक पॉइंट नोट कर लेंगे, जो आयरन होता है प्योर आयरन, वो थोड़ा हल्का रहता है, ज्यादा मजबूत नहीं रहता है मिंटू से। आयरन में अगर हम 0.05% कार्बन ऐड करते हैं तो जो आयरन हमें मिलेगा वो रहेगा हार्ड आयरन, हार्ड आयरन या फिर हार्ड सब्सटेंस मिलेगा। कब? जब लोहे को हम क्या बोलते हैं 0.05% कार्बन के साथ ऐड करेंगे तब।
उसके बाद आयरन प्लस निकेल, आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये एक अलॉय है। आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, जो अलॉय बनता है उसे हम जानते हैं स्टेनलेस स्टील के नाम से। तो स्टेनलेस स्टील कोई एक ही मेटल नहीं है, इन तीनों का मिक्सचर कौन? आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील। फिर कॉपर प्लस जिंक जो बनता है अलॉय, उसे हम कहते हैं ब्रास। फिर कॉपर प्लस टिन जो बनता है उसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल। कॉपर प्लस जिंक ब्रास, कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज। लीड प्लस टिन, इससे जो अलॉय बनता है उसको बोला जाता है सोल्डर। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, 4 अलॉयस के नाम, सॉरी 5 अलॉयस के, 5वां तो वैसे भी इजी है जो अभी बताऊंगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर है? 1 मार्क एमसीक्यू का क्वेश्चन। और ये तीनों भी, ब्रास किसका अलॉय है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है और सोल्डर किसका अलॉय है, कौन से 2 मेटल्स का? ये 1 मार्क के एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में आने के ढेर सारे चांसेस है, अच्छे खासे परसेंटेज, इनको ध्यान में रखेंगे। अब जो अलॉय रहता है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, हीट और क्या बोलते हैं, हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फर्क रहता है। जैसे कॉपर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने में। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। लेकिन कॉपर से बनने वाले ये जो 2 है, कौन? ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कॉपर से बनने वाले जो अलॉयज है ब्रास और ब्रॉन्ज, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोल्डर, लीड और टीन का कॉम्बिनेशन जो है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फर्क पड़ता है। हो सकता है कोई मेटल अच्छा थर्मल कंडक्टर रहे, मतलब हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहे, लेकिन उससे बनने वाला अलॉय बैड कंडक्टर ऑफ हीट रह सकता है। ओके, ये वाला एग्जांपल। कोई मेटल अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है उसमें से, लेकिन उस मेटल से बनने वाला जो अलॉय है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता। ओके, ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। उसके बाद और कोई पॉइंट है क्या जो बच गया? हाँ, एक चीज ध्यान में रखेंगे, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो जल्दी टूट सकता है। 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट सोना जल्दी टूट सकता है। तो इंडिया में जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना, सोने की जो ज्वेलरी बनती है, उसमें 22 कैरेट गोल्ड रहता है और 2 कैरेट आइदर सिल्वर और कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 22 कैरेट गोल्ड और 2 कैरेट या तो सिल्वर या तो कॉपर। 24 कैरेट सोना भले ही खरा सोना हो, लेकिन ज्वेलरी बनाने में काम नहीं आता, जल्दी टूट सकता है। तो 22 कैरेट सोना रखो, 2 कैरेट या तो सिल्वर रखो या तो कॉपर रखो।
इसको सेव कर लेंगे, फिर ये लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। हुआ? चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और यहां पर मेटल नॉन मेटल 100% थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। आयरन पिलर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कुतुब मीनार के बाजू में एक पिलर है, ओके, समथिंग 20 फुट का होगा, ठीक है, 20 फुट भी पता नहीं, ज्यादा बोल दिया, 20 फुट का होगा समथिंग, आयरन पिलर। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से समथिंग रहा होगा। अगर आप कभी दिल्ली विजिट करते, कुतुब मीनार जाते हैं, तो इसके बॉटम में ये नीचे वाला जो पोर्शन है, वहां पर आपको बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स के निशान दिखेंगे, मतलब कुल्हाड़ी से उसे तोड़ने की कोशिश की गई होगी। कहते हैं कि ये आयरन से बना हुआ है, ठीक है, आयरन पिलर। और पुराने जो हिंदुस्तान के लोग थे, उन्हें मेटलर्जी के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी। मेटलर्जी का मतलब मेटल्स के बारे में स्टडी करना, मेटल की प्रॉपर्टीज को जानना वगैरह, बहुत सारी वास्ट स्टडी है, तो उसे मेटलर्जी कहते हैं। तो पुराने एंशिएंट हिंदुस्तान में मेटल्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। तो ये उस टाइम का अलॉय है। तो यही बताना चाहता था कि पुराने टाइम के लोगों को भी मेटल्स की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी और ये अलॉय है, ठीक है। एक पॉइंट बच गया था, इफ एन अलॉय इज हैविंग वन ऑफ द मेटल्स एज मर्क्यूरी, then that alloy is called amalgam। ये पॉइंट ध्यान में रखना, अमलगम, ओके, अमलगम। दो या दो से ज्यादा मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है अलॉय। अगर अलॉय का वन ऑफ द कंपोनेंट अगर मर्क्यूरी है तो उसे कहा जाएगा अमलगम। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस मर्क्यूरी, सोडियम अमलगम। जिंक प्लस मर्क्यूरी, जिंक अमलगम। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर किसी अलॉय का पार्ट मर्क्यूरी है तो उसे कंसीडर किया जाता है अमलगम, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। यहां हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर 100% कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। इसको सेव कर लेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव कर लेंगे इसको।